कुछ इवेंट्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि उन पे मूवीज़ बनती हैं, उन पे बुक्स लिखी जाती है और वो लोगों के माइंड में बहुत से क्वेश्चंस छोड़ जाते हैं। 1970s में डैन कूपर ने कुछ ऐसा ही काम किया था जो किसी मूवी की स्टोरी जैसा लगता है। ही केम विद अ प्लान, अ क्रेजी प्लान, और समहाउ ही पुल्ड इट ऑफ। 24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड ऑरेगन। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक मिडल एज्ड इंसान पहुंचता है। एज ऑलमोस्ट 40 to 45, हाइट 5 फुट 10 इंच से 6 फुट के बीच, हाथ में एक ब्रीफ केस। ही वॉज वेल ड्रेस्ड, डार्क बिजनेस सूट में, ब्राउन शूज, वाइट शर्ट और ब्लैक टाई के साथ। सूट के बाहर एक ट्रेंच कोट। वो पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक वन वे टिकट लेता है और खुद का नाम डैन कूपर बताता है। इसके बाद वो 36 लोगों के साथ फ्लाइट नंबर 305 बोर्ड करता है। प्लेन में इन सब लोगों के अलावा 6 क्रू मेंबर्स भी थे। कूपर प्लेन में सीट्स की लास्ट रो में बैठा था। 1970s का टाइम था तो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को लेकर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे। कूपर खुद के लिए बर्बन ऑर्डर करता है एंड ही हैड अ स्मोक। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ के कुछ टाइम बाद कूपर फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को एक पेपर नोट देता है, बट फ्लोरेंस बिना देखे उस नोट को पॉकेट में रख लेती है। तब कूपर फ्लोरेंस को बोलता है, मिस, तुम्हें वो नोट पढ़ना चाहिए, आई हैव अ बॉम्ब। कूपर उसे बताता है कि बॉम्ब उसके ब्रीफ केस में है और उसे अपनी साथ वाली सीट पे बिठा देता है। वो अपना ब्रीफ केस ओपन करके दिखाता है और उसमें वायर्स से कनेक्टेड कुछ रेड एक्सप्लोजिव स्टिक्स थी। इसके बाद कूपर फ्लोरेंस से पेपर पे कुछ लिखवाता है और उसे वो पेपर पायलट को देने को कहता है। पेपर में कूपर की डिमांड्स लिखी थी। कूपर ने डिमांड्स में मेंशन किया था कि उसे 5 बजे से पहले $2 लाख चाहिए। ये पूरा अमाउंट उसे कैश में चाहिए, एक नैपसैक में भर के, जिसे वो इजीली उसे कैरी करके ले जा सके। उसे ये कैश $20 बिल्स में चाहिए था। इसके अलावा उसे 2 फ्रंट पैराशूट्स और 2 बैक पैराशूट्स भी चाहिए थे। साथ ही उसने ये भी मेंशन किया था कि जब वो प्लेन लैंड करेगा तो उसे एक फ्यूल ट्रक रेडी चाहिए जिससे वो प्लेन को रिफ्यूल कर सके। और फाइनली उसने ये भी मेंशन किया था कि उसके साथ अगर कुछ भी करने की कोशिश हुई तो वो उस बॉम्ब का यूज़ करेगा। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के थ्रू अथॉरिटीज़ को कूपर की डिमांड्स कम्युनिकेट की। फ्लाइट सिएटल में लैंड करती है और कूपर उन 36 पैसेंजर्स को कैश और पैराशूट्स के साथ एक्सचेंज करता है, बट क्रू मेंबर्स अभी भी प्लेन में ही थे। उसके बाद 7:36 पे कूपर प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ टेक ऑफ करवाता है और वो पायलट्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता है कि वो लोग प्लेन को 10,000 फीट की हाइट से कम हाइट पे ही उड़ाएं। पायलट कूपर को बताता है कि इस हाइट और स्पीड के अकॉर्डिंग उड़ने पे प्लेन का फ्यूल ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होगा और मैक्सिको पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, जिस वजह से उन्हें कहीं रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करना पड़ेगा। तो पायलट सजेस्ट करता है कि नेवाडा के रेनो एरिया में प्लेन को लैंड करवा के रिफ्यूलिंग हो सकती है। कूपर पायलट के सजेशन से एग्री करता है और यही डिसाइड होता है कि रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन रेनो में ही लैंड होगा। कुछ देर बाद कूपर सभी क्रू मेंबर्स को कॉकपिट में जाने को कहता है और उन्हें ये इंस्ट्रक्शन देता है कि इसके बाद कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। जिस फ्लाइट अटेंडेंट ने कॉकपिट का डोर लॉक किया था उसके अकॉर्डिंग लास्ट में जब उसने डोर लॉक करने से पहले कूपर को देखा था, उस टाइम पे कूपर प्लेन में मिडल में खड़ा था और अपने पैराशूट्स को पहनकर टाइट कर रहा था। उसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट डोर लॉक कर लेती है। अब प्लेन में कूपर अकेला था और बाकी सभी क्रू मेंबर्स कॉकपिट में थे। प्लेन बिना किसी प्रॉब्लम के उड़ रहा था, बट तभी 8:13 पे पायलट को इंडिकेशन मिलती है कि प्लेन में एयर प्रेशर रैपिडली डिक्रीज हो रहा था। प्लेन में कुछ प्रॉब्लम थी। वो पायलट कॉकपिट से बाहर आता है और देखता है कि प्लेन का डोर खुला था, इसी वजह से एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। वो उसे बंद करता है और वापस कॉकपिट में चला जाता है। को पायलट को प्लेन में कूपर दिखाई नहीं दिया था, बट वो अज्यूम करता है कि प्लेन में हुई प्रॉब्लम की वजह से कूपर किसी सीट के नीचे या बाथरूम में छुपकर बैठा हो सकता था और को पायलट ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि कूपर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे डिस्टर्ब करे। इसके बाद प्लेन फिर से स्मूथली उड़ता है और प्लान के अकॉर्डिंग रात में 10:15 पे प्लेन रेनो में लैंड करता है। अब इसी सब के पैरेलल में यूनाइटेड स्टेट्स की अथॉरिटीज़ भी अपना काम कर रही थी। इससे पहले जब प्लेन पैसेंजर्स को एक्सचेंज करने के लिए सिएटल में लैंड हुआ था तो उसके बाद से ही यूएस एयरफोर्स के 2 F-106 फाइटर जेट्स प्लेन को फॉलो करने लगे थे। एक जेट उस प्लेन के पैरेलल ऊपर उड़ रहा था और एक नीचे, और वो इस तरह की फॉर्मेशन में इसलिए उड़ रहे थे ताकि प्लेन से वो कूपर को दिखाई ना दे। प्लेन रेनो में लैंड कर चुका था और अथॉरिटीज़ ने प्लेन को चारों तरफ से सराउंड कर लिया था। कुछ देर में प्लेन का डोर खुलता है और सभी क्रू मेंबर सेफली बाहर आ जाते हैं। अब अथॉरिटीज़ के पास कूपर को पकड़ने का बेस्ट चांस था। कूपर के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, बट स्टिल उसके पास एक बॉम्ब था और वो उसका यूज़ कर सकता था।
एक स्पेशल यूनिट कूपर को पकड़ने के लिए प्लेन में एंटर करती है। एंड टू देयर सरप्राइज कूपर प्लेन में नहीं था। ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। कूपर मैनेज टू फूल द यूएस गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज। इस तरह वो एक सक्सेसफुल हाईजैकिंग पुल ऑफ कर लेता है और $2 लाख के साथ गायब हो जाता है। प्लेन से अथॉरिटीज को 2 पैराशूट्स, कुछ सिगरेट बट्स और एक क्लिप ऑन टाई मिलती है। ये उन्हीं 4 पैराशूट्स में से बचे हुए 2 पैराशूट्स थे। सिगरेट बट्स और टाई कूपर के ही थे। अथॉरिटीज क्रू मेंबर से कूपर को लेकर क्वेश्चंस पूछती हैं, बट किसी ने भी कूपर को प्लेन से जंप करते हुए नहीं देखा था। क्रू मेंबर्स अथॉरिटीज को वो 8:13 पे हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, जब प्लेन में प्रेशर रैपिडली डिक्रीज कर रहा था और प्लेन का डोर खुल गया था। तो इस बेसिस पे अथॉरिटीज ये स्पेक्यूलेट करती है कि प्लेन जब सिएटल से रेनो की तरफ जा रहा था तो उसी बीच कूपर प्लेन से कूद गया होगा और वो डोर कूपर ने ही जंप करने के लिए खोला था, जिस वजह से प्लेन में प्रेशर डिक्रीज होने लगा। मौसम खराब था और अंधेरा बहुत था, इस वजह से कूपर उन 2 फाइटर जेट से भी स्पॉट नहीं हो पाया। अथॉरिटीज डैन कूपर को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जो $20 बिल्स कूपर को मिले थे उनके सीरियल नंबर्स भी अथॉरिटीज ने पब्लिकली रिलीज कर दिए थे, जिससे अगर कूपर उस पैसे का कहीं भी यूज करता तो वो पकड़ा जाता। इसके अलावा अथॉरिटीज ये बात भी रिवील करती हैं कि सस्पेक्ट का नाम DB कूपर नहीं था, डैन कूपर था, और अथॉरिटीज में मिसकम्युनिकेशन की वजह से किसी ने डैन कूपर को DB कूपर समझ लिया और नाम में ये मिस्टेक हो गई, जिस वजह से कॉमन लोगों में डैन कूपर की जगह DB कूपर नाम पॉपुलर हो गया था। क्रू मेंबर्स की हेल्प से डैन कूपर का स्केच रेडी किया गया। क्रू मेंबर्स को अलग अलग रूम में बिठा के कूपर की डिस्क्रिप्शन ली गई और सभी क्रू मेंबर्स की डिस्क्रिप्शन मैचिंग थी, जिस वजह से उसका एक काफ़ी एक्यूरेट स्केच रेडी हुआ। अथॉरिटीज़ के अलावा इंडिपेंडेंटली कुछ एमेच्योर साइंटिस्ट ने भी इस इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट शो किया। वो लोग प्लेन से मिली कूपर की क्लिप ऑन टाई को यूज़ करके क्लूज ढूंढने लगे। उन्हें कूपर की टाई में सीरियम, स्ट्रोंटियम सल्फाइड और प्योर टाइटेनियम के पार्टिकल्स मिले। टॉम के, जो इन एमेच्योर साइंटिस्ट्स के लीड रिसर्चर थे, उनके अकॉर्डिंग ये पार्टिकल्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स के थे और ये बहुत ही कम और स्पेसिफिक फील्ड्स में यूज़ होते हैं। और ऐसी ही एक जगह जहाँ ये एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो थी एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग। ये वही बोइंग है जिसने बोइंग 727 बनाया था, जो कूपर ने हाईजैक किया था। तो उन साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग कूपर बोइंग का एम्प्लॉय हो सकता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अथॉरिटीज़ ने जितनी भी लीड्स ट्रैक की, उन सब के अकॉर्डिंग 800 सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनी थी। अप्रैल 1972 हाईजैकिंग के 5 महीने बाद FBI ने रिचर्ड फ्लॉयड मैकॉय को अरेस्ट किया। रिचर्ड ने भी प्लेन हाईजैक किया था। उसकी और कूपर की हाईजैकिंग में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी, जैसे दोनों ने बॉम्ब से रिलेटेड नोट लिखकर क्रू मेंबर को दिया, दोनों ने ही 4 पैराशूट्स की डिमांड की थी, दोनों ही बोइंग 727 के पीछे वाले हिस्से से प्लेन से जंप किए थे और दोनों ने ही पैराशूट्स का यूज़ किया था। ये दोनों ही हाईजैकिंग्स बहुत सिमिलर थी। इसके अलावा दोनों ने ही नोट्स में एक सिमिलर लाइन लिखी थी, नो फनी स्टफ। बट सिमिलैरिटीज़ के अलावा इसका कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे ये चीज़ प्रूव हो सके कि वो दोनों एक ही इंसान थे। अथॉरिटीज़ के पास प्रूफ्स थे कि जिस दिन कूपर ने प्लेन हाईजैक किया था उससे अगले दिन मैकॉय अपनी फैमिली के साथ इंसिडेंट की जगह से ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर दूर अपने घर पे यूटाह में थैंक्सगिविंग मना रहा था। उसकी हाइट और डिस्क्रिप्शन भी डैन कूपर से मैच नहीं कर रही थी। बट दोनों के फेस काफ़ी सिमिलर थे। मैकॉय का फेस स्केच से काफ़ी कुछ सिमिलर था, बट इन सिमिलैरिटीज़ के अलावा ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला था जिससे वो डैन कूपर और मैकॉय को आपस में कनेक्ट कर सके। इंसिडेंट के ऑलमोस्ट 1 साल बाद नवंबर 1972 में पुलिस 2 लोगों को अरेस्ट करती है। ये दोनों लोग खुद को DB कूपर बताते थे और लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करते थे, बट ये दोनों फ्रॉड्स थे और ऑब्वियसली DB कूपर नहीं थे। ये बस उसके नाम का यूज़ करके पैसे कमाना चाहते थे। इसके बाद अगला सस्पेक्ट था डुवेन वेबर। उसकी वाइफ जो वेबर के अकॉर्डिंग डुवेन ने मरने से पहले उसके सामने ये कन्फेस किया था कि वही DB कूपर है। इसके अलावा जो ने ये भी मेंशन किया था कि डुवेन नींद में बातें करता था और उन बातों में वो ये मेंशन करता था कि किसी प्लेन पे उसके फिंगरप्रिंट्स रह गए हैं। डुवेन को एक नी इंजरी थी जो उसके अकॉर्डिंग उसे प्लेन से जंप करने की वजह से हुई थी। साथ ही उसकी वाइफ जो ये भी बताती है कि डुवेन उसे टीना बार के बीच पर लेकर गया था और ये टीना बार का बीच क्यों इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो में आगे बताया है। और एक FBI एजेंट के अकॉर्डिंग डुवेन की फिजिकल डिस्क्रिप्शन डैन कूपर से काफ़ी मिलती जुलती थी और उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी था, जिस वजह से वो ऐसा क्राइम करने में काफ़ी कैपेबल था। बट फाइनली वो सिर्फ जो वेबर की बातों के बेस पे डुवेन को DB कूपर साबित नहीं कर सकते थे।
कोई प्रॉपर प्रूफ ना होने की वजह से इस लीड का भी कुछ नहीं हो सका। इंसिडेंट के 9 साल बाद 1980 में टीना बार के बीच एरिया में, जहां डुएन अपनी वाइफ को लेकर जाता था, वहां 8 साल के एक बच्चे ब्रायन इनग्रम को $20 बिल्स के 3 बंडल मिलते हैं। ये तीनों बंडल्स बीच में दबे हुए थे। ये टोटल $5800 थे और इनका सीरियल नंबर वही था जो डैन कूपर को दिए हुए पैसों का था। नोट्स की हालत काफ़ी ख़राब थी। लंबे टाइम से दबे होने की वजह से वो डिकम्पोज होने लगे थे। इसके बाद अथॉरिटीज़ आसपास के एरिया को सर्च करती हैं, बट उन्हें कुछ नहीं मिलता और इस एविडेंस से केस में आगे कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। ये बंडल्स कूपर के ड्रॉप जोन से ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर दूर मिले थे। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये बंडल्स गलती से जंप करते टाइम गिर गए होंगे और लुइस रिवर में ड्रॉप हुए होंगे, जहां से रिवर फ्लो की वजह से वो बंडल्स कोलंबिया रिवर में पहुंच गए और फर्दर टीना बार एरिया तक पहुंच गए। बट कोलंबिया रिवर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है और ये हाईली अनलाइकली है कि वो बंडल्स वहाँ रिवर फ्लो की वजह से पहुँचे हों। और अगर मान भी लें कि वो बंडल्स वहाँ रिवर फ्लो की वजह से पहुँचे हों, बट फिर क्वेश्चन ये है कि इस बात के कितने ही चांसेस हैं कि 3 अलग अलग बंडल्स पानी में बह के एक साथ एक ही जगह पर पहुँच जाएं। इट्स हाईली अनलाइकली। अकॉर्डिंग टू पुलिस एनालिसिस, इन बंडल से 10 बिल्स मिसिंग थे और ये बंडल्स हाईजैकिंग के कई महीनों बाद उस बीच में दबाए गए थे। सो डज दिस मीन कि कूपर वो जंप सर्वाइव कर गया होगा और उसी ने वो बंडल्स दबाए होंगे? नॉट नेसेसरीली। अगर ऐसा ही था तो सिर्फ 3 ही बंडल्स क्यों मिले? उसने बाकी बंडल्स क्यों नहीं दबाए और वो उन्हें वापस लेने क्यों नहीं आया? मे बी जंप करते टाइम ये बंडल्स उससे गिर गए हों और किसी और को मिल गए हों और उस इंसान ने वो बंडल्स छुपा के फ्यूचर में यूज़ करने के लिए रखे हों। बट फिर अथॉरिटीज़ ने उन बिल्स के सीरियल नंबर्स रिवील कर दिए थे और शायद उस इंसान ने सीरियल नंबर्स देखकर वो बंडल्स वहीं छोड़ दिए हों। इस इंसिडेंट के बाद उन सीरियल नंबर वाले नोट्स दोबारा कभी नहीं मिले। तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू से कि क्या डैन कूपर कभी उन पैसों को यूज़ कर पाया होगा या नहीं। अगर वो उन्हें यूज़ करता तो वो सर्कुलेशन में आ जाते और कोई तो उन्हें नोटिस कर ही लेता। डैन कूपर की मिस्टीरियस वैनिशिंग को लेकर 2 ही पॉसिबल थियरीज हो सकती हैं। पहली ये कि वो जंप सर्वाइव कर गया होगा और दूसरी ये कि वो जंप सर्वाइव नहीं कर पाया होगा। तो जो लोग मानते हैं कि वो सर्वाइव कर गया होगा, वो इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए ये रीज़न देते हैं कि कूपर के जंप करने के बाद उस एरिया को एक्सटेंसिवली सर्च किया गया, बट स्टिल कूपर का कोई क्लू नहीं मिला। ना वो पकड़ा गया, ना ही कूपर की डेड बॉडी मिली और ना ही उसके लिए हुए पैसे कभी मिले, एक्सेप्ट फॉर दोज $5800 जो टीना बार के बीच पे दबे हुए मिले थे। और पुलिस एनालिसिस के अकॉर्डिंग इन बंडल से 10 बिल्स मिसिंग थे और ये बंडल्स हाईजैकिंग के कई महीनों बाद उस बीच में दबाए गए थे। तो अगर ये थियोरी सही है और कूपर बच गया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली वो उन पैसों का यूज़ नहीं कर पाया होगा, क्योंकि उन पैसों के सीरियल नंबर्स अथॉरिटीज़ ने पब्लिक के लिए रिलीज़ कर दिए थे और अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग उन सीरियल नंबर्स के पैसे उसके बाद कभी सर्कुलेशन में नहीं आए। इसके बाद सेकेंड थियोरी के अकॉर्डिंग कूपर प्लेन से जंप सर्वाइव नहीं कर पाया होगा और इस थियोरी को सपोर्ट करने वाले लोग भी इसके सपोर्ट में कई आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। FBI के स्पेशल एजेंट लैरी कार, जो इन्वेस्टिगेशन टीम के लीडर थे, उनके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में हमने सोचा कि कूपर एक्सपीरियंस जंपर या पैराट्रूपर हो सकता था, बट कुछ सालों बाद हम इस कंक्लूजन पे आए कि उसके पैराट्रूपर या एक्सपीरियंस जंपर होने के चांसेस ना के बराबर थे। कोई भी एक्सपीरियंस्ड पैराशूटिस्ट ऐसी सिचुएशन और कंडीशंस में जंप नहीं करता। बहुत अंधेरा था और लाइट का भी कोई सोर्स नहीं था। हवा बहुत तेज थी, ऑलमोस्ट 170 माइल्स पर आवर। हैवी रेनफॉल भी हो रही थी और उसने ट्रेंच कोट और लोफर्स पहने थे जो ऐसे जंप करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थे। इट वॉज सिंपली टू रिस्की। लैरी ने यह भी मेंशन किया था कि जो 4 पैराशूट्स कूपर को मिले थे, उनमें से वो 2 पैराशूट्स लेकर गया था और उन 2 में से एक ट्रेनिंग पैराशूट था जो ओपन नहीं हो सकता था। और अगर कोई एक्सपीरियंस्ड स्काई डाइवर होता तो वो ऐसे पैराशूट्स बिना चेक किए जंप नहीं करता। ये ट्रेनिंग पैराशूट अथॉरिटीज़ ने प्लान करके नहीं दिया था, ये एक्चुअली में गलती से हुआ था। इसके अलावा कूपर जो दूसरा पैराशूट लेकर गया था वो मिलिट्री ग्रेड का था और वो स्टीयर नहीं हो सकता था, मतलब उसको कंट्रोल करके किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते थे। वो बस जंप के बाद विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन के बेसिस पे लैंड होता था। तो अगर कूपर एक्सपीरियंस्ड था तो वो ऐसा पैराशूट यूज़ करता जो उसे प्लान्ड और कंट्रोल वे में लैंड करवा सके। कूपर जो 2 पैराशूट्स प्लेन में छोड़कर गया था वो टेक्निकली सुपीरियर थे उन पैराशूट से जिनकी हेल्प से उसने जंप किया। उसने हेलमेट का यूज़ भी नहीं किया था और बाहर -9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जिससे बचने के लिए उसके कपड़े काफ़ी नहीं थे। जंप के टाइम पे प्लेन क्लाउड से ज़्यादा हाइट पे था
तो ऑब्वियसली कूपर ने जंप बिना कुछ देखे अनप्लैंड वे में किया। इन सब रीजंस के बेसिस पे लैरी ने कंक्लूड किया कि कूपर सरवाइव नहीं कर पाया होगा। वो या तो लैंडिंग के टाइम जंगल में पेड़ों पे अटक के मर गया होगा, या अगर वो किसी तरह सक्सेसफुली लैंड कर गया होगा तो वो इतने बड़े जंगल में सरवाइव नहीं कर पाया होगा। फाइनली 1972 के बाद 45 साल तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई और 2016 में FBI ने हार मान ली और केस क्लोज कर दिया। उनके अकॉर्डिंग ये उनकी हिस्ट्री की सबसे लंबी और थका देने वाली इन्वेस्टिगेशन थी और इस इन्वेस्टिगेशन की केस फाइल 40 फुट से भी लंबी थी, जिसमें बहुत सारे सस्पेक्ट्स के नाम भी थे। FBI के पास थियरीज और स्पेकुलेशंस के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो कूपर को पकड़ सके। विटनेसेस के अकॉर्डिंग हाईजैकिंग के टाइम पे कूपर की एज ऑलमोस्ट 40 से 45 के बीच रही होगी और आज के टाइम पे उसकी एज 90s में होगी इफ़ ही इज समहाउ अलाइव। और फ्यूचर में भी जब तक किसी को वो रैंसम के पैसे या कूपर के रिमेन्स नहीं मिल जाते तब तक ये मिस्ट्री सॉल्व होती नहीं दिखती। कंसिडरिंग कि उस हाईजैकिंग से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 50 साल हो गए हैं, तो आई थिंक इट्स हाईली अनलाइकली कि ये मिस्ट्री कभी सॉल्व होगी।